नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज चल रहा था और टाइप 7 तक हम लोग कर चुके थे। किश्तों वाले क्वेश्चंस तक हम लोग कर चुके थे। आज की क्लास के अंत तक दोस्तों किश्तों वाला एक और क्वेश्चन भी दूंगा, परंतु उससे पहले टाइप 8 के प्रश्नों पर चलते हैं कि टाइप 8 में आपको क्या देखने को मिलेगा। टाइप 8 में आपको क्या देखने को मिलेगा उसकी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपसे कुछ इस तरह कहा जाएगा कि कुछ धनराशि है वो देंगे नहीं, कितनी, वो 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है। मतलब आपको समय देंगे और दर पूछेंगे, या दर देंगे और समय पूछेंगे। क्वेश्चन किस तरह का आएगा वो बताए बिना सीधे स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और चीज़ें इजी होती है। मैंने आपसे कहा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो ही जीत है। आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो ही जीत है। आपसे कह रहे हैं कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है तो दर कितनी होगी। दोस्तों 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, इस बात को एक बार समझना। मैं आपको रटवाना चाहूँ तो रटवा सकता हूँ कि n-1 अपॉन टी इंटू 100 करूँगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, और n-1 अपॉन r इंटू 100 करूँगा तो टी आएगा। परंतु ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा। अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि मैंने फॉर्मूला ये एन क्या लिखा है, अभी समझाता हूँ दोस्तों। कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है। दुगनी हो जाती है का मतलब, जैसे आपने विज्ञापन सुने होंगे, पैसा 6 महीने में दुगना, 2 साल में दुगना। दोस्तों दुगने का मतलब क्या होता है, आपसे कह रहे हैं 20 साल में दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है। मतलब 100 दोगे तो 200 मिल जाएगा, 100 दोगे तो 200 वापस मिलेगा दोस्तों। यानी आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया और वो कुछ वर्षों में 200 होकर आपके पास लौट गया, डबल होके लौट गया। तो दोस्तों जो 200 आपको कुछ साल बाद मिला, उस 200 में से 100 तो आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन ही था ना। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट तो सिर्फ 100 है। आपसे बोल रहे हैं 20 साल में दुगना हो जाता है। दुगना मतलब 100 का 200, तो इंटरेस्ट तो केवल 100 है। बोले धन 4 गुना हो जाता है, मतलब 100 का 400, तो इंटरेस्ट तो केवल 300 है। धन 5 गुना हो जाता है, 100 का 500, तो इंटरेस्ट तो केवल 400 है। धन 7 गुना हो जाता है यानी 100 का 700, तो इंटरेस्ट तो केवल 600 है। मतलब 100 रुपया इंटरेस्ट है। धन दुगना मतलब 100 का 200, 100 रुपया इंटरेस्ट। दोस्तों 100 रुपये इंटरेस्ट देने में कितने साल लग गए? 100 रुपया इंटरेस्ट देने में कितने साल लग गए सर? 100 रुपये इंटरेस्ट देने में 20 साल लग गए सर। मतलब हर साल कितना? हर साल कितना भाई? 100 रुपया इंटरेस्ट देने में 20 साल लग गए, हर साल कितना? 5। तो ये 5 ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, यही तो आपसे पूछा है। अब इसको किताबों में दोस्तों कैसे लिखा है उसको एक बार गौर से सुनना। n-1 बोल रहा है दुगना, दुगना मतलब n की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1, 100/20 इज इक्वल टू 5%। 5 गुना बोलेगा तो 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 100 400। वही तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर दुगना हो रहा है मतलब 100 का 200 तो इंटरेस्ट 100, 4 गुना हो रहा है तो इंटरेस्ट 300, 5 गुना हो रहा है तो इंटरेस्ट 400, 10 गुना हो रहा है तो इंटरेस्ट 900। यही तो समझा रहा हूं। रटने वालों के लिए रटने की चीजें हैं, पर दोस्तों ऐसे काम नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर? एक बार जरा इसको नॉर्मल तरीके से लिख लो। इसका उल्टा क्वेश्चन होता है दोस्तों कि कोई धन 5% की दर से 5% आपसे पूछा था ना, अब उल्टा है 5% की दर से डबल हो जाता है, कितना टाइम लगेगा? तो डबल हो जाता है मतलब 100 का 200, 5% से तो 100/5 20 साल आ जाता। करेंगे अभी, जस्ट नोटेड डाउन, जस्ट नोटेड डाउन। Just note it down as quickly as possible. हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बरखुरदार।
कोई धन 6% की दर से 4 गुना होने में कितना समय लगाएगा। अरे सेम चीज है, पिछली बार समय दिया था, समय नीचे रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे रखोगे टाइम आ जाएगा, है ना। आपसे बोल रहे हैं धन 4 गुना होने में, धन 4 गुना मतलब 100 का 400, 100 का 400, आप 100 रुपए इन्वेस्ट कीजिए आपको 400 मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ 300। इंटरेस्ट कितना हुआ 300। हर साल 6 रुपए ही मिलेंगे तो 300 रुपए मिलने में कितने साल लग जाएंगे। सही बात है या गलत बात है। तो आपका आंसर क्या आ गया 50 ईयर्स। जो रट रहा है वो फॉर्मूले से करे, n-1 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट करेगा तो टाइम मिलेगा। n-1, n की वैल्यू 4 गुना यानी 4 माइनस 1 3 इंटू 100 300 अपॉन 6 300 अपॉन 6 वही 50 साल। पर रटो मत, समझा हुआ है ना कंसेप्ट, धंधा आना चाहिए, यही तो हर बार बोलता हूँ। तो धंधा सीख गए हो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं दोस्तों। क्या क्या ताबड़तोड़ चीज़ें आपने कर ली। आप अगर अपना पिछला एक्सपीरियंस इतने दिनों का इस टॉपिक का देखें तो आपको लगना चाहिए यार सब कुछ तो सिंपल इंटरेस्ट में कर लिया। मतलब ऐसा बिना किताब देखे कॉन्फिडेंस आना चाहिए यार और बन क्या सकता है। हर तरह का क्वेश्चन कर लिया, इधर से पैसा लेके इधर डाल दो, इतनी तरफ से और मिला दो, डबल डबल कर दो, ये कर दो, अनुपात में मूलधन कर दो, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दो, 4 साल की, अगले 5 साल की, अगले 3 साल की, हर तरह की चीज तो कर चुके और बनेगा क्या। किश्तों में एक क्वेश्चन, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो आपको और करवाऊंगा मैं आने वाले कुछ ही मिनट में, है ना। जरा देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। कुछ धनराशि 20% की दर से 4 गुना होने में कितना समय लेगी। कुछ धनराशि 20% की दर से 4 गुना होने में कितना समय लेगी। दोस्तों अब सेम चीज तो है, 4 गुना होना है मतलब 100 का 300, 100 का 400 तो इंटरेस्ट 300, 300 अपॉन 20 15 साल। गली का बच्चा कर सकता है, आलिया भट्ट कर सकती है ना। 100 का 400, 4 गुना का मतलब यही है, पैसा 4 गुना हो रहा है तो इंटरेस्ट है 300 अपॉन 20%। तो आपका आंसर क्या आया 5। ये 20% है इसलिए 5 साल, ये 20 साल होता तो ये 5% आ जाता, कोई फर्क ही नहीं है दोनों में, है ना। मेरे लट्टू तोते दोस्तों के लिए n-1 इंटू 100 अपॉन क्या दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू टाइम। 100 का 400, n इज इक्वल टू 4 है, 4 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन कितना है भाई 4, नहीं अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20 इज इक्वल टू 300 अपॉन 20 यानी 15 साल। 300 अपॉन 20 यानी 15 साल आएगा ना, मैंने 5 क्यों लिखा है। अरे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हटा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा। आगे देखिए, कोई धनराशि 20 वर्षों में 4 गुना हो तो 7 गुना होने में कितना समय लगाएगी। है भाई लोगों, कोई धनराशि 20 वर्षों में, देखो अब जिसको कंसेप्ट पता चल गया ना उसके लिए तो यहाँ पे कोई लोड नहीं है। 20 वर्षों में 4 गुना,
इतनी सी चीज को देखेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया तो बोला 7 गुना करना है, टाइम बताओ, अगली बार टाइम मिल जाएगा। यानी पहले 4 गुना बोल रहा है मतलब 100 का 400, तो इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट 300। कितने साल लग गए, 20 साल लग गए, मतलब 15%। फिर करना है धन को 7 गुना, मतलब 100 का 700। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकाल लिया, 600 रुपये इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कितना निकाल लिया, 15%। तो आपको कितने साल लग जाएंगे दोस्तों, 40 साल लग जाएंगे। मेरे रटने वाले दोस्तों के लिए सुनना, मेरे रटने वाले दोस्तों के लिए सुनना, t अपॉन a-1 इंटू b-1 कितने समय में, 20 साल में 4 गुना किया है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और बाद में पैसा कितना करना है, पैसा बाद में 7 गुना करना है, मतलब 7 b की वैल्यू है। t मतलब 20 साल में 4 गुना किया है तो 4 माइनस 1 और बाद में करना है 7 गुना, मतलब 7 माइनस 1। 20/3 इंटू 6 आपका आंसर आ गया 40 साल। पर मेरी आत्मा को दोस्तों खुशी कब मिलेगी, जब आप इस तरह से कॉमन सेंस लगाएंगे, क्योंकि कॉमन सेंस का और कोई विकल्प दोस्तों जीवन में नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप यहाँ पे भी तो देखो सेम ही कर रहे हो ना, आप यहाँ पे भी जरा देखेंगे तो आप सेम ही कर रहे हो कि 20 साल में 300 ब्याज मिलता है, 20 साल में 300 ब्याज मिलता है, तो 600 ब्याज कितने दिन में मिलेगा। ये 00 से 00 कट रहा है, इसलिए कहीं फॉर्मूले में 100 नहीं लिखा, आप समझ रहे हो, पर वो 100 होना नहीं होना एक जैसा है। हो सके तो बिना फॉर्मूले के ही कीजिएगा। करो भाई लोगों, अभी जो किया सेम है, अभी जो किया सेम है। हाँ भाई लोगों, देखो फॉर्मूले वाला फॉर्मूले से कर लेगा, पर मुझे प्रेम किससे है, बिना फॉर्मूले वाले बच्चों से है। दोस्तों पहले पैसा हो रहा है 2.5 गुना, मतलब 100 जमा कराओ 250 इंटरेस्ट मिलेगा, या 250 हो जाएगा, मतलब 150 इंटरेस्ट मिलेगा। 150 इंटरेस्ट देने में 30 साल लग जाएंगे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। बोले 10 गुना होने में कितना समय लगाएगा, दोस्तों 10 गुना होना है मतलब 100 का 100 इंटू 10 1000, तो इंटरेस्ट कितना 900, हर साल मिलेगी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका कितने साल लग जाएंगे दोस्तों, 180 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे, 180 साल लग जाएंगे। फॉर्मूले वाले दोस्त देखें, t अपॉन a-1 इंटू b-1, 30 साल में 2.5 माइनस 1 इंटू 10 माइनस 1, 30 अपॉन 1.5 इंटू 9, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, 15 से जाएगा 2 बार और आपको मिलेगा 180 साल। 180 साल तक कोई पैसा जमा करा रहा है, इसका मतलब कि आप जमा कराओ और 5 पीढ़ी बाद आपके पोते के पड़पोते को सारा पैसा मिल जाएगा। कैसी मूर्खता वाला क्वेश्चन है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना सबको। अब इस तरह के क्वेश्चन में तो नहीं अड़ने वाले हो ना, इस तरह के क्वेश्चन में तो नहीं अड़ने वाले हो ना। वेरी नाइस दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन ऐसा कर लो फिर टाइप 9 पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऐसा कर लो फिर टाइप 9 पर चलते हैं। कुछ धन 20 वर्ष में 3 गुना हो तो 6 गुना होने में लगा समय कितना होगा। कुछ धन 20 वर्ष में 3 गुना हो तो 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों यहाँ गलतफहमी क्या रहती है, थोड़ा कम पढ़ा हुआ बच्चा, कम प्रैक्टिस किया हुआ बच्चा सोचता है यार 3 का डबल 6 कर रहा है
तो 20 का डबल 40 कर ले। मैंने कहा ये इंटरेस्ट नहीं है ना 3 और 6, 300 का इंटरेस्ट 600 का इंटरेस्ट होता तो डबल कर लेते, पर यहाँ 300 के वक्त पे तो 200 ही इंटरेस्ट है और 600 के वक्त पे 500 इंटरेस्ट है। 200 का डबल तो 500 नहीं होता, 2.5 गुना 500 होता है। आप चाहो तो 20 का 2.5 गुना 50 साल कर लो, एक्सपीरियंस से ये बातें आपको दिमाग में घुसने लगेंगी। पर अपन चिल लोग हैं, आराम से करेंगे भाई। 20 वर्ष में 3 गुना, 3 गुना का मतलब 100 का 300, तो इंटरेस्ट कितना 200। 20 वर्ष में यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%। फिर पैसा करना है 6 गुना, 6 गुना मतलब 100 का 600, तो इंटरेस्ट कितना 500। हर साल 10%, तो कितने साल लग जाएंगे प्यारे दोस्तों 50 साल लग जाएंगे। फॉर्मूले वाले मेरे भाई नाराज ना हो, इसलिए 20 साल में 3 - 1 यानी a - 1 इंटू b - 1 यानी 6 - 1, तो 30/2 इंटू 5, तो इससे आपको मिल जाएगा 50 ईयर्स। अरे ठीक है या नहीं? क्या इससे आसान इस जीवन में कुछ मिलेगा? नहीं दोस्तों, यहाँ पे मुझे पूरा हक मिलता है कि मैं आपसे कहूँ कि भाई सिंपल इंटरेस्ट नाम का टॉपिक खत्म हो गया। पर आप में से जो व्यक्ति किताब उठा के देखेगा वो कहेगा सर मैंने क्वेश्चन देखा था सर, वो अर्धवार्षिक वाला क्वेश्चन तो आपने करवाया ही नहीं सर, त्रिमासिक वाला तो आपने करवाया ही नहीं। मैं उसको एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई सिंपल इंटरेस्ट में अर्धवार्षिक और त्रिमासिक से आपके जीवन पर असर नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, जरा गौर से सुनना। टाइप 9, उसके लिए एक नोट लिख रहा हूं और फिर एक आध क्वेश्चन भी करा दूंगा, ध्यान से सुनना। सिंपल इंटरेस्ट में यानी साधारण ब्याज में क्वेश्चन को आप हाफ ईयरली कर दें या उसको त्रिमासिक यानी क्वार्टरली कर दें या उसको एनम ही रहने दें या उसको ईयरली ही रहने दें, वार्षिक ही रहने दें। ब्याज की गणना पर असर नहीं होता, ब्याज की गणना पर असर नहीं होता। मेरे कहने का क्या मतलब है दोस्तों, एक बार मेरी ध्यान से सुनना। आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए ना, हर एक में लिखा होता है ब्याज की दर 20% है, ब्याज की दर 8% है, ब्याज की दर 6% है। दोस्तों जब ये ऐसा लिखा हो कि ब्याज की दर 6% है या 8% है या जो भी परसेंट लिखा है, आगे उसके कुछ नहीं लिखा हो, बोला बस ब्याज की दर 16% है, तो ब्याज की दर 16% प्रति वर्ष है। वैसे मोस्टली प्रति वर्ष लिखा जाता है, और नहीं भी लिखा जाए तो उसका स्वतः अर्थ प्रति वर्ष ही रहेगा, एनुअल ही रहेगा। परंतु जब क्वेश्चन आता है हाफ ईयरली का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो तब भी एनुअली दिया जाएगा, परंतु आपको कहा जाएगा कि ब्याज की गणना 6-6 महीने से हो रही है, 3-3 महीने से हो रही है, यानी हाफ ईयरली हो रही है, अर्धवार्षिक हो रही है, त्रिमासिक हो रही है। इससे मेरा तात्पर्य क्या है, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहूंगा, जरा फोकस करें। एक व्यक्ति ने बैंक से 15,000 रुपए की राशि 12% प्रति वर्ष की दर से, एक व्यक्ति ने बैंक से 15,000 रुपए की राशि 12% प्रति वर्ष की दर से उधार ली। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो 2 वर्ष में कुल ब्याज की राशि कितनी होगी? दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट में ये क्वेश्चन
टाइप 1 का ही क्वेश्चन हुआ, ये इस अर्धवार्षिक से आपके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ये समझाने के लिए मैं दोस्तों अगले 2 मिनट में आपको समझाऊंगा, पर आप मेरी बात को सुनना। अगर ये सिंपल देखो, उधार ली बोल रहा है 12% प्रति वर्ष। जब मैंने आपसे कई बार कहा है अगर सिर्फ लिखा है 12%, सिर्फ लिखा है ब्याज, सिर्फ ये, तो वो सिंपल इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली होगा। कंपाउंड के लिए कंपाउंड लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने लिखा है कि भैया इसको आप हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक कर दें या त्रैमासिक कर दें या वार्षिक ही रहने दें। आपके जो फाइनल कैलकुलेशन है कि इतना ब्याज होता है, इतना मिश्रधन होता है, ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, जरा गौर से सुनना कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट किस राशि पर, किस वैल्यू पर सिंपल इंटरेस्ट लगता है। सर सिंपल इंटरेस्ट तो मूलधन पे ही लगता है। मतलब आपको पैसा उधार लिए हुए भले 20 साल हो गए हो, आप 20 साल बाद भी जो ब्याज दे रहे हैं, सपोज करो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो, तो 20 साल बाद भी अगर आप ब्याज दे रहे हैं तो मूलधन का ही 10% है। सही बोल रहा हूँ? अच्छा, अभी मुझे एक बात बताओ कि आपसे कह रहे हैं एक व्यक्ति ने एक बैंक से 15,000 रुपए की राशि 12% प्रति वर्ष की दर से उधार ली है, 12% पर एनम की रेट से दोस्तों उसने उधार ली है, और फिर बोल रहे हैं ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है। मुझे बताओ, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो आधे साल का कितना होगा? 6%। भाई बताओ जरा, एक साल का इंटरेस्ट है 12%, तो आधे साल का अर्धवर्ष, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है ना अंग्रेजों, ध्यान सुनना। तो अगर मुझे एक साल का इंटरेस्ट 12 है तो आधे साल का इंटरेस्ट कितना होगा? सर आधे साल का इंटरेस्ट 6% होगा। मैंने कहा बढ़िया बात है, 6% होगा। मतलब कोई मूलधन था, सपोज करो 15,000। कितने साल का क्वेश्चन है? सर साल है सर 2 साल है, तो इंटू 2 करने जा रहा था, पर फिर मुझे लगा कि 2 तो कर दूंगा, पर क्या वास्तव में 2 है? भाई ये 6% किसकी रेट है? सर ये 6% अर्धवर्ष यानी हाफ ईयर की रेट है। तो 2 साल में हाफ ईयर कितने लग जाएंगे? सर 2 साल में हाफ ईयर सर 4 लग जाएंगे। एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, तो 2 साल में 4 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। तो दोस्तों 4 हाफ ईयर्स यहाँ लिखोगे, 4 अर्धवर्ष हो जाएंगे, अपॉन 100 करोगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, कैलकुलेट किया 00 से 00, 6 चौक 24, 24 इंटू 15, 360, 3600 रुपये इंटरेस्ट आ गया। कितना इंटरेस्ट आ गया? 3600। एक बात मुझको बताओ, अगर यहाँ पे इस अर्धवर्ष को, हाफ ईयर को इग्नोर कर देते और सीधे बोलते 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल का ब्याज बताओ, तो 12% 2 साल में कितना इंटरेस्ट होता? 24%। तो यहाँ 6 चौक भी तो 24% ही आ रहा है। मतलब आप इस अर्धवर्ष को अगर इग्नोर करते तो आप लिखते 15,000 इंटू 12% इंटू 2 साल अपॉन 100। इसको आप कैलकुलेट करते दोस्तों, 12 दूनी 24 इंटू 15, 360 के आगे 0, वही तो 3600 आता कि नहीं आता? वही 3600 आता। तो वैसे अगर आप किताबी रूप से कहें दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हाफ ईयर यानी अर्धवर्ष होने पर, हाफ ईयरली यानी जब आप अर्धवार्षिक करें, अर्धवार्षिक करें तो टाइम को डबल कर लो और रेट को आधा कर लो। ऐसा किताबों में लिखा है और आप देखेंगे तो आपको भी दिखाई देगा। बोले टाइम को डबल कर लो, 2 साल को 4 साल कर लो और रेट को आधा कर लो, 12% को 6% कर दो। मैंने यही तो समझाया भाई, एक साल की 12% तो आधे साल की 6%, तो रेट को आधा कर लो और टाइम को डबल कर लो। मैंने भी तो यही समझाया, 2 साल में हाफ ईयर्स कितने होंगे? 4 होंगे, तो उसको डबल कर लो। मैंने कहा ये बात तो तुमने बिल्कुल सही करी, और ये लॉजिक तो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो कंपाउंड इंटरेस्ट हो एक ही रहेगा, पर जब सिंपल इंटरेस्ट में अर्धवार्षिक फर्धवार्षिक करने को कह दें दोस्तों, आपके जीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो इससे बहुत असर पड़ने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब करेंगे तो ये अपने आप में एक नया प्रश्न बनकर आपके सामने आएगा जो आपको परेशान करेगा। पर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में ये दोस्तों, इस हाफ ईयर करने से, मैं तो कह रहा हूँ ये हाफ ईयर के लिए चलो ये रट लिया। अब इसको आप सपोज करो इसको त्रैमासिक कर दो, है ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, अर्धवार्षिक की जगह लिख दूं, अर्धवार्षिक की जगह लिख दूं कि त्रैमासिक रूप से कैलकुलेट किया जाता है, त्रैमासिक रूप से कैलकुलेट किया जाता है। तो भाई साल की 12% है, साल की 12% है, तो आधे साल की सर 6%, और उसके भी आधे साल 3 महीने की
सर 3% भाई, एक साल की 12, हाफ ईयर की 6 और क्वार्टर की 3%। 3% क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तो 2 साल में क्वार्टर्स कितने होते हैं? एक साल में 4, 3 महीने के 4 हिस्से, तो 2 साल में 3 महीने के 8 हिस्से। अब आपने इसको तो बटा 4 कर दिया और इसको इंटू 4 कर दोगे तो अल्टीमेटली आपकी कैलकुलेशन पे जीरो इफेक्ट आने वाला है। तो मैं हर चीज के लिए तो लिख नहीं रहा, फिर भी आप चाहें तो लिख देता हूं कि अगर ये क्वार्टरली हो जाए, क्वार्टरली मतलब चौथाई साल, चौथाई साल के लिए हिंदी में वर्ड यूज किया जाएगा त्रिमासिक। तो त्रिमासिक का मतलब होता है टाइम को तो कर दो 4 गुना और रेट को कर दो बटा 4। पर इससे भी दोस्तों, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट में हाफ ईयरली कर दो, त्रिमासिक कर दो या मंथली कर दो, फाइनल इफेक्ट आप पर कुछ नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हो बात को या नहीं? ठीक है ना? तो दोस्तों ये सारा कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट के हाफ ईयरली होने का। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए, हाफ ईयरली बोले या क्वार्टरली बोले, अर्धवार्षिक बोले या त्रिमासिक बोले, आप उन वर्ड्स को इग्नोर कर देना। प्रति वर्ष की दर और कितने साल है वही इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो आपको तो सिंपल ही करना है, सीधे 15,000 इंटू 12% इंटू 2 साल, क्योंकि अर्धवार्षिक होगा। सपोज करो आपने ये किया मूलधन दर समय बटा 100, अर्धवार्षिक होगा तो ये 6% होगा, ये 4 साल हो जाएगा, तो ये कट गया ना, जिंदगी में फर्क ही क्या पड़ा? अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं? समझ में आ रहा है? त्रिमासिक हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बटा 4 कर दिया, इसको इंटू 4 कर दिया, तो आखिर में तो कट गया ना, कहाँ फर्क ही कहाँ पड़ा? समझ रहे हो कि नहीं? मैथ्स कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क पड़ेगा, ये मत रट लेना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क पड़ेगा और वहां भी हम देखेंगे कि फर्क किस तरह और क्यों पड़ रहा है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक के प्रश्नों पर अब मन में कभी कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। किताब में दिख जाए अर्धवार्षिक लिखा है। हालांकि दोस्तों क्योंकि ये बदलता नहीं है हाफ ईयरली या क्वार्टरली करने से, अर्धवार्षिक या त्रिमासिक करने से, इसलिए परीक्षाओं में सिंपल इंटरेस्ट पे अर्धवार्षिक करने का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्योंकि पता है किताबों में तो बच्चों को मूर्ख बनाने के लिए लिखा हुआ है, फालतू का क्वेश्चन देंगे, फिर ऐसे फॉर्मूले लिखवाएंगे ताकि किताब बड़ी भी लगे और बच्चे को लगे देखो हर चीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, बहुत किताब बहुत अच्छी है, सब कुछ है। अरे पर फालतू क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं। जब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता सिंपल इंटरेस्ट में उसको हाफ ईयरली या क्वार्टरली करने का, तो क्वेश्चन ही क्यों बनेगा? क्लियर है? ठीक है ना? ओके, जरा एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। करो तो भाई। हाँ जी, हो गया क्या? दर 16% वार्षिक, मूलधन 15,000 रुपए को त्रिमासिक संयोजन किया गया। त्रिमासिक बोले तो क्वार्टरली। अरे हाँ या ना बोलो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम है, मूलधन 15,000 है और 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष का मतलब हो गया दोस्तों, अब आप सुनो, त्रिमासिक कर रहे हो मतलब 3-3 महीना ना, तो मूलधन 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है पर अपनी तो क्वार्टरली है, और टाइम 3 साल है, 3 साल में 3-3 महीने, तो 3 चौक 12 आ जाएंगे। अरे हाँ या ना? ओके, अपॉन 100, इससे आपको ब्याज मिल जाएगा। 00 से 00 गया, 4 से 4 गया, 16%, 3 साल ऐसे ही लिख देता, फिर ये बटा 4 इंटू 4 करने की मेहनत ही क्यों करी?
यही तो इतनी देर से समझा रहा हूँ कि आपको ये क्वार्टरली हाफ ईयरली के वक्त पे कोई लोड नहीं लेना है। आप भूल जाओ कि ये अर्धवार्षिक संयोजन या त्रिमासिक संयोजन बोल रहा है। 16% 3 साल मूलधन दिया है, रेट सिंपल इंटरेस्ट बताओ, जो टाइप 1 में फॉर्मूला लगा के कर लिया करते थे, हाँ या ना? जस्ट कैलकुलेट इट, और आपको कुछ नहीं करना है। आपको मिला 150 इंटू 16 इंटू 3। दोस्तों 15 इंटू 16 240, 240 इंटू 3 240 इंटू 3 720 के आगे एक और जीरो, 7200 रुपये आपका फाइनल और करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गई बात को? नहीं? ओके, फटाफट से लिखिए, है ना। दोस्तों अब कुछ क्वेश्चंस बचते हैं जो कि मुझे लगता है आपको करने चाहिए। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। एक व्यक्ति कुछ धनराशि 15% की दर से एक स्कीम में निवेश करता है। 2 वर्ष बाद वहां से प्राप्त कुल धन को 10% की दर से पुनः 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि दोनों बार प्राप्त लाभ की राशि का अंतर 640 रुपए हो तो आरंभ में निवेशित राशि ज्ञात करो। दोस्तों अब ये रैंडम क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरह खत्म हो चुका है। कुछ क्योंकि समय हमारे पास है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को देख के। ये सेम क्वेश्चन दोस्तों आपने क्लास में किया है, मैंने होमवर्क में दिया था, कि बताया भी था, वो IBPS में एक बार आया है, और तब उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिक्स था, मिक्स करके आया था एग्जाम में तो, पर क्योंकि हमने अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा नहीं है इसलिए हम ये कर रहे हैं। दोस्तों एक व्यक्ति कुछ धनराशि 15% की दर से एक स्कीम में निवेश करता है। 2 वर्ष बाद वहां से प्राप्त कुल धन को वह 10% की दर से पुनः 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि दोनों बार प्राप्त लाभ की राशि का अंतर 640 रुपए हो तो निवेशित राशि, आरंभ में निवेशित राशि कितनी थी, मतलब इनिशियली जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया वो कितना था। ये करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। इट वुड हार्डली टेक 30 सेकेंड्स फॉर यू गाइज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर 30 सेकेंड से ज्यादा लग गए दोस्तों तो इस मानव जीवन पर धिक्कार है। जल्दी करो। जल्दी जल्दी करो। हो गया? ये तो इजी है भाई। सुनो, मैंने आपसे बोला बिजनेस को समझना है और कुछ नहीं करना है। एक व्यक्ति कुछ धनराशि, मैंने बोला 100, आरंभ में कितनी निवेश कर ली? 100। आप पहले टॉपिक से लेकर अब तक यही तो करते आ रहे हो। 15% की दर से एक स्कीम में निवेश करता है। 2 वर्ष बाद, दोस्तों 15% मतलब 15% प्रति वर्ष ही होगा तो होता है वो। लिखना भी, लिखा है तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो भी अच्छी बात है, दर हमेशा प्रति वर्ष ही बोली जाती है। 2 वर्ष बाद वहां से प्राप्त कुल धन को 10% की दर से पुनः 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। दोस्तों पहले तो ये 2 ही साल के लिए लगा रहा ना। अच्छा आप कॉमन सेंस लगाओ, 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सर 15 दूनी 30 इंटरेस्ट मिल जाएगा। भाई 15% 1 साल का, 2 साल में 30% इंटरेस्ट। अच्छा मिश्रधन कितना मिला? 130 मिला। मतलब अब क्या बोल रहे हैं? 2 वर्ष बाद वहां से प्राप्त कुल धन को, वहां से प्राप्त कुल धन मतलब इस 130 को, इस 130 को वापस से 2 साल के लिए निवेश किया 10% की दर से, 2 साल के लिए। दोस्तों अब 10% 2 साल, 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो 2 साल में 20% इंटरेस्ट मिलेगा। 20% मतलब 20 या 130 का 20% 26। आप कहेंगे सर 130 का 20% 26 मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 26। अरे लिख के बता रहा हूं, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो 13 इंटू 2 26 ही तो मिलेगा। मन से तो नहीं लिख रहा ना। अब आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ो और जो बोल रहा है उसको फॉलो करो। यदि दोनों बार प्राप्त लाभ, मैंने कहा दोनों बार प्राप्त लाभ मतलब 30 और 26।
अरे हाँ या ना, की राशि का अंतर, मैं कहा इनका अंतर तो 4 है, वो 4 अंतर असली में 640 रुपया है, इनटू आरंभ में निवेश की गई राशि, आरंभ में निवेश की गई राशि मतलब इनटू 100 की वैल्यू बताओ, जाएगा दोस्तों इससे वो आपका आंसर आएगा 16,000। समझ में आया कि नहीं? अरे मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस वाला बच्चा मुंह जबानी कर लेता है, बोलता है सर 15% की दर से 2 साल में 30% ब्याज होगा, 130 मिलेंगे, 130 का 10% 13, 2 साल में 26, पहले साल 30 ब्याज मिला, दूसरे साल 26 ब्याज मिला, सर अंतर है 4, और वो 4 का अंतर असली में 640 है, 640 बटा 4 इंटू 100, 16,000 आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से प्रैक्टिस वाला बच्चा 10 सेकंड में कर लेता है, आप तो फिर भी बहुत पढ़ लियो अब तो यार, आपको तो 5 सेकंड में करना चाहिए। अरे हाँ या ना, और आप चाहें तो मैं मूर्खों की तरह आपको पूरा लिख लिख के बताऊंगा, तो उससे मैं स्पून फीडिंग और आपका नुकसान कर रहा हूँ, उससे मैं आपका नुकसान कर रहा हूँ। कैसे नुकसान कर रहा हूँ जरा देखें, आप चाहें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आरंभिक राशि, आरंभिक राशि 100, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, सर 30, यानी प्राप्त कुल धन यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा, 100 लगाए 30 ब्याज मिला तो ये 130 हो गया। अब ये 130 जो है दूसरी दूसरी बार मूलधन कितना हो जाएगा 130, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, इससे आएगा 26। बोला पहली स्कीम से प्राप्त लाभ 30, दूसरी स्कीम से प्राप्त लाभ 26 का अंतर 4, ये जो 4 है ये बराबर है दोस्तों, ये 4 बराबर है 640 के, तो 640 अपॉन 4 इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर 16,000 आएगा। पर ऐसे लिख लिख के आप एग्ज़ाम में करोगे तो आप आधे ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और आपसे करोड़ों लोग आगे होंगे। ठीक है, हाँ गाइस, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत देर से इसी को करे जा रहे हैं, ये करो तो भाई। ये वार्षिक किस्तों वाला किया है ना आपने कल, अरे किया है कि नहीं? इनफैक्ट फाइनल फ्रंटियर ही सिंपल इंटरेस्ट में किस्तों वाला ही क्वेश्चन हो सकता है। 4,000 रुपए की 3 समान किस्तों द्वारा 12,600 रुपए की देय राशि का भुगतान किया गया, आपको बताना है ब्याज की दर कितनी है। किया है आपने क्वेश्चन, किया है ना? क्या कि भाई 100 ब्याज प्लस x प्लस 2x प्लस 0 करके करते थे, सेम चीज़ है, ज़रा करो। पहले साल भी 4,000, दूसरे साल भी 4,000, तीसरे साल भी 4,000, इसमें जुड़ा 0, इसमें जुड़ा x, इसमें जुड़ा 2x, 3 समान किस्तें थी ना। हाँ, मतलब 12,000 प्लस 3x, और ये बराबर है दोस्तों आपके 12,600 के। 3x इज इक्वल टू 12,000 जाके माइनस होगा 600, x इज इक्वल टू 200, 200 का इंटरेस्ट लग रहा है कितने पे, 4,000 पे, इंटू 100, आपको मिला 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आपने पिछली ही क्लास में ये पढ़ा है? अरे हाँ या ना? गुड दोस्तों, वैसे आपके एग्ज़ाम के लिए मुझे नहीं लगता कि किस्तों वाले क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस है, पर एग्जाम में जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर ना जाइए, मेरी कोशिश रहेगी। इसलिए बुरी से बुरी संभावना को लेकर दोस्तों मैं आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन रख रहा हूँ। एक आखिरी क्वेश्चन दोस्तों मैं रखने जा रहा हूँ आपके सामने, आखिरी क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ, और वो आखिरी क्वेश्चन भी किस्तों का ही है और उसमें थोड़ा सा एक चेंज है। ज़रा फटाफट से लिखिए, आप ज़रा फटाफट से लिखिए।
हाँ दोस्तों, अब अंतिम चीज जो मुझे लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का एक तरीके से अंतिम हिस्सा है, अगर वो आप कर सकते हैं तो बहुत उम्दा उम्दा बात हो जाएगी। क्वेश्चन को देखो, मैं ही समझाऊंगा और फिर एक और क्वेश्चन वैसा आपको करने को कहूंगा। लिखा है 10 रुपए के ऋण को 1 रुपए की 11 समान मासिक किश्तों में लौटाया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। इस बार एक चीज आप देखो कि 10 रुपए का लोन आपने लिया है, 10 रुपए का आपने मुझसे 10 रुपए लिए, मैंने बोला अगले 11 महीने तक भाई मुझे 1-1 रुपया लाके वापस दियो, बता तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये क्वेश्चन है। अब आप में से ज़्यादातर लोग अगर पहली बार ऐसी चीज़ देखते हैं ना तो लगता है सर 10 रुपए लिए और 11 महीने तक 1-1 रुपये दूंगा तो 1 रुपया ब्याज हो गया, 1 रुपये ब्याज 10 रुपये पे तो 1/10 × 100, सर 1/10 × 100 10% ब्याज हो गया। मैंने कहा नहीं भाई गलत है, क्योंकि ब्याज ऐसे ही थोड़ी कैलकुलेट हुआ है। ध्यान से मेरी बात सुनना, आपने कितने रुपए उधार लिए? अरे आपने कितने रुपए उधार लिए? सर मैंने 10 रुपए उधार लिए। अच्छा, 10 रुपए में से पहले महीने आपने मुझे 1 रुपया दे दिया, पहले महीने आपने मुझे 1 रुपया दे दिया, मतलब 10, अब 9 रुपए ही बचे। अब कितने रुपए लोन बच गए? भाई आपने 10 में से 1 रुपया दे दिया ना मुझको, अब कितने रुपए बच गए? सर 9 रुपए बच गए। अच्छा, फिर दूसरे महीने भी आपने 1 रुपया दिया, कितने रुपए बच गए? सर 8 रुपए बच गए। तीसरे महीने भी 8 दिया, कितने बच गए? 7। चौथे महीने भी 1 रुपया दिया, कितने बच गए? 6। अगले महीने भी 1 दिया, 5 बच गए। अगले महीने भी 1 दिया, 4 बच गए। अगले महीने भी 1 दिया, 3 बच गए। अगले महीने भी 1 दिया, 2 बच गए। अगले महीने भी 1 दिया, 1 बच गया। अब अगले महीने भी 1 दिया और 0 बचा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने ही हुए हैं, आप अभी 1 रुपया और दोगे। मैंने कहा ये 10 रुपये तो तुमने दे दिए, ये 11वां रुपया दोस्तों बचा। अब ये 1 रुपये ब्याज लगा है, ये 1 रुपये क्या लगा है? ब्याज लगा है। सही बोल रहा हूँ दोस्तों, अभी 1 रुपये ब्याज तो लगा है। गहराई से सुनना, एक बहुत ही अलग और डिफिकल्ट सा कंसेप्ट है, सुनना। पहले महीने आप कितने रुपए उधार मांगते थे? मैं आपसे 10 रुपये पहले महीने उधार मांगता था, तो 10 रुपये मतलब आपने 1 महीने ब्याज, मैंने 1 महीने मन में ब्याज जोड़ा होगा 10 रुपये पे। आपने अब 1 रुपया चुका दिया, मैंने कहा अभी भी इससे 9 रुपये तो मांगता हूँ। अगले 1 महीने में ब्याज कैलकुलेट करूंगा 9 रुपये का, उसके अगले में ब्याज कैलकुलेट करूंगा 8 रुपये का, उसके अगले महीने में ब्याज कैलकुलेट करूंगा 7 रुपये का। यानी दोस्तों ये 10 से लेकर 1 तक जोड़ना है। ध्यान से सुनना, 10 + 9 19 + 8 27 + 7 34 + 6 40 + 5 45 + 4 49 + 3 52 + 2 56 54 + 1 55। इस 55 रुपए पे, इस पे देखो, इस पे भी 1 महीने ब्याज लगा, इस पे भी 1 महीने ब्याज लगा, इस पे 1 महीने ब्याज लगा, इस पे 1 महीने ब्याज लगा। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि 55 रुपए पे 1 महीने का ब्याज, 1 महीने का सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए है। 55 रुपए पे 1 महीने का सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया है। फाइनली इंटरेस्ट तो 1 लग रहा है। 1 कैसे लग रहा है भाई? पहले मैं 10 रुपये आपसे 1 महीने तक मांगता रहा, उस पर कुछ ब्याज कैलकुलेट हुआ होगा, आपने 1 रुपया दे दिया, अब मैं 9 रुपये मांगता हूँ। मैंने कहा 10 रुपये पे तो 1 महीने ही ब्याज कैलकुलेट हुआ, अगले महीने सिर्फ 9 रुपये पे ब्याज कैलकुलेट होगा, उसके अगले महीने सिर्फ 8 पे ब्याज कैलकुलेट होगा, उसके अगले महीने सिर्फ 7 पे ब्याज कैलकुलेट होगा, उसके अगले महीने सिर्फ 5 पे ब्याज कैलकुलेट होगा। ऐसे करते करते इन सबको जोड़ता हूं तो 55 रुपए का 1 महीने का ब्याज 1 रुपया है। 55 रुपए पर 1 महीने का ब्याज 1 रुपया है। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन, मूलधन यानी 55 रुपए इंटू समय, समय कितना है?
एक महीना, एक महीने को 1/12 साल लिखते हैं, मतलब 12 चला जाएगा ऊपर, मतलब 12 चला जाएगा ऊपर। तो आपको मिलेगा भाई 12 इंटू 100/55, 5 से गया 5 बार, 5 से गया 20 बार, 12 दूनी 240/25, यानी 9 सहित 3/5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकला। एक बार मुंह बंद करके दोस्तों एज इट इज लिख लो, इसके बारे में कुछ और भी समझा सकता हूं, दिखाता हूं आपको, एक बार जस्ट नोट इट डाउन। ये दोस्तों ये 5 से काटते हैं तो 11 बार आता है ना, तो 240/11 होगा, 240/11 होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 221 सहित 9/11%, या सिंपल 240/11% भी ऑप्शन में हो सकता है। ये गलती से मैंने 5 से काट के 5 बार लिख दिया, जबकि 11 बार आना चाहिए था। समझ में आ रही है बात आपको? ओके, एक इसी क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूँ, डिटेल में देखना और मेरे हर शब्द को दोस्तों गौर से सुनना, क्योंकि चीजें हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, है ना। देखें, दोस्तों पहले मैंने आपको 10 रुपए उधार दिए, आपने 1 महीने बाद 1 रुपया दिया, ठीक है। तो 10 पे, इस 10 रुपए पे तो सिर्फ 1 महीने ही ब्याज लगेगा, अगले महीने तो केवल 9 पे ही ब्याज लूंगा। 10 में से 1 रुपया आपने दे दिए, तो 10 पे 1 महीने ब्याज कैलकुलेट करूंगा। मैंने कहा एग्जैक्ट 10 पे तो 1 महीने कैलकुलेट हुआ, अब अगले महीने 9 पे कैलकुलेट होगा, फिर 1 रुपये दोगे तो अगले महीने 8 पे कैलकुलेट होगा, फिर 1 महीने 1 रुपया दोगे तो अगले महीने 7 पे कैलकुलेट होगा, फिर 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। तुमने 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया दोस्तों दे दिया। अभी तक किस्त, कितनी किस्त भर दी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 0, तुमने एक और 1 रुपये पे 1 महीने ब्याज लगा होगा। 10 किस्त भर दी दोस्तों, पर मैं तुमसे कह रहा हूं कि अभी भी तुम्हें एक किस्त भरनी, 1 रुपया ब्याज भरना, 1 रुपये और किस्त भरनी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 1 रुपये की 11 किस्तें दोस्तों, यानी 10 रुपये पे 1 महीने ब्याज, 9 रुपये पे 1 महीने ब्याज, 8 रुपये पे 1 महीने ब्याज, 7 रुपये पे 1 महीने ब्याज, ऐसे करके तुमने 10 रुपये तो ये लौटाए। तो इन 10 रुपये पे तो मुझे कोई एहसान नहीं किया, 10 रुपये तो मैंने तुम्हें उधार दिया ही था। तुमने आखिर में उधार इंटरेस्ट तो सिर्फ 1 रुपया ही दिया है ना, वो 1 रुपया इंटरेस्ट तुमने दिया है, उस 1 रुपये को डिफाइन कैसे कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, कि 10 महीने पे 1 महीने ब्याज, 10 रुपये पे 1 महीने ब्याज लगा, 9 रुपये पे 1 महीने ब्याज लगा, 8 रुपये पे 1 महीने ब्याज लगा, 7 रुपये पे 1 महीने ब्याज लगा, 6 रुपये पे 1 महीने ब्याज लगा, 5 रुपये पे 1 महीने ब्याज लगा, 3 रुपये पे, 4 रुपये पे 1 महीने ब्याज लगा, 2 रुपये पे 1 महीने ब्याज लगा, 1 रुपये पे 1 महीने ब्याज लगा, और ये सब मिलके 1 रुपया ही तो ब्याज लगा। मतलब 10 रुपये पे, मतलब 10 रुपये पे 1 महीने का ब्याज, 9 रुपये पे 1 महीने का ब्याज, ऐसे करते करते 1 रुपये पे 1 महीने का ब्याज, 1 माह का ब्याज 1 रुपये। ये समझ में आना चाहिए दोस्तों। अगर ऐसा है तो ये इनको जोड़ो। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें 1 से लेकर 10 तक जोड़ना आता होगा। कैसे जुड़ता है, एक फॉर्मूला लिखवाता हूं, एवरेज पढ़ोगे तब डिटेल में समझाऊंगा। जब औसत पढ़ाऊंगा ना दोस्तों, औसत में मैंने बताया क्रमिक संख्याओं का योग वगैरह कैसे किया जाता है। अभी तो आप देख लो, n+1 n इंटू n+1/2 क्रमिक संख्याओं का योग होता है, अगर ऐसे 1 से 10 तक जोड़ना हो। इसका इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ 1 से 10 तक क्रमिक संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला है। तो आप जोड़ लें, 10 इंटू 10 + 1 11/2, आपको मिलेगा 55। और आप मैन्युअली जोड़ लें, 10 + 9 19 और 8 27 और 7 34 और 6 40 और 5 45 और 4 49 और 3 52 और 2 54 और 1 55।
55 रुपए पे 1 महीने का ब्याज। दोस्तों अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपको 55 रुपए पे 1 महीने का ब्याज 1 रुपया लगा है, तो 12 महीने का ब्याज 12 लगेगा, इंटू 100 कर लो, इंटू 100 कर लो। 5 से जाएगा 11 बार, 5 से जाएगा 20 बार, 20 इंटू 12 240 बटा 11। फॉर्मूला लगाना चाहो तो पहले वाला लगा लो, ब्याज लगा 1 रुपया इंटू 100 बटा मूलधन 55 इंटू समय, समय 1/12 लिखते हो तो 12 भी तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1 महीने का ही ब्याज है। तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 240 बटा 11, 240 बटा 11 यानी 21 सहित 9/11%। आखिर तो आपकी चॉइस है, एग्जामिनर की चॉइस है कि वो क्या ऑप्शन देता है। एक और ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, फटाफट से इसको लिख लो, फटाफट से इसको लिख लो। एक और ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ, और ये जो इतना कुछ लिखा है ना दोस्तों मैंने, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। टू एक्सप्लेन यू कि देखो ये ऐसे ऐसे हो रहा है कि जब 10 रुपए लिए उस वक्त तो कोई ब्याज दिया नहीं, अगले महीने एक ब्याज दिया, तो मैंने उसके बाद कहा यार अब तो मैं तेरे से 9 ही रुपए मांगता हूँ, तो ईमानदारी से 9 पे ही ब्याज लूंगा। आखिर में ब्याज तो 1 रुपये ही लग रहा है क्योंकि 10 रुपए उधार देकर 11 रुपए ले रहा हूँ, तो 1 रुपये ही तो ब्याज लग रहा है, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट वाले तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए थे आपने, ठीक है। ये भी थोड़ा सस्ता जुगाड़ दोस्तों दूसरे क्वेश्चंस का। एक और ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है, फिर भी मुश्किल से मुश्किल चीज तक पहुंचाना था इसलिए करवा दिया दोस्तों। 600 रुपए मूलधन, 150 रुपए की 5, 150 रुपए या 100 रुपए की 7, 100 रुपए की 7 मासिक किश्त, ब्याज की दर बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। क्या करोगे बताओ कि सर पहले 600 दिए 1 महीने ब्याज, फिर 500 दिए 500 बचे 1 महीना ब्याज, फिर 400 पे 1 महीने ब्याज, फिर 300 पे 1 महीने ब्याज, फिर 200 पे 1 महीने ब्याज, फिर 100 पे 1 महीने ब्याज, फिर 0 पे 1 महीने ब्याज। दोस्तों 100 करके तुम 7 महीने में 700 दोगे, जबकि तुमने लिया तो 600 ही था, तो तुम 100 रुपए ब्याज भरोगे। इस पे भी 1 महीने का ब्याज, इस पे भी 1 महीने का ब्याज, इस पे भी 1 महीने का ब्याज, मतलब इन सबको जोड़ लूं, इन सबको जोड़ लूं तो इन पे 1 महीने का ब्याज 100 रुपए है। अब आपको लग रहा होगा सर 1 महीने क्यों 7 महीने बोलो, मैंने कहा यार 7 महीने नहीं है, समझो टोटल 7 महीने है, पर इस पे 1 महीने ही ब्याज लगाना क्योंकि अगले महीने तो वो 500 ही रह गया, फिर इस पे 1 महीने ही ब्याज लगा, इस पे तो 500 ही, फिर 400 ही रह गया, इस पे तो टोटल तो 7 महीने ब्याज लगा पर इसका 1 महीना ही रहा, इसका भी 1 महीना, इसका भी 1 महीना, इसका भी 1 महीना, इन सबका 1-1 महीने का ब्याज, तो 1 महीना कॉमन ले लिया और इन सबको जोड़ लिया, इन सबके 1 महीने का ब्याज 100 रुपए है। इनको जरा जोड़िए, 600 और 500, 1100 और 400, 1500 और 300, 1500 और 300, 1800 और 200, 2000 और 2100, 2100। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय 1 महीना है, मतलब 1/12, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। अरे हाँ या ना, 00 से 00 चला गया, 3 से चला गया 7 बार, 3 से चला गया 4 बार, 400/7, 400/7 यानी कितना हो गया भाई, 400/7 यानी 57 1/7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ या ना। गुड दोस्तों, तो ये यहाँ पे हर तरह का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में हमने नेस्तो नाबूद कर दिया। इन 2 क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देखना और समझने की कोशिश करना। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।